नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान अहम खान और आज की नशिस्त में हम उर्दू के एक ऐसे मुनफरिद शायर का जिक्र करेंगे जिन्होंने तंज़ो मिज़ाह को महज हंसाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे मुआशरे की तल्ख हकीकतों, सियासी रवैयों, समाजी नाहमवारियों और इंसानी मसाइल की अक्कासी का मौसर वसीला बनाया। आगाज में दो कितात मुलाहिजा कीजिए। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नजदीक ये कुर्बानी है छोटी दे दो, लेकिन अरबाब हुकूमत से भी कहना है मुझे, जिनसे खून मांग रहे हो उन्हें रोटी दे दो। और एक गधे से कहा मैंने मियाँ अच्छे हो, बोला ईंटों से लदा फिरता हूँ क्या अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा इस दौर में लीडर बन जा, बोला इससे तो सरकार गधा अच्छा हूँ। जी हाँ, आज की नशिस्त उर्दू के मुनफरिद शगुफ्ता और तंजिया लहजे के शायर हिलाल सियोहारवी के नाम। और आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर, निहायत मकबूल नाजिम मुशायरा और उर्दू अदब के गहरे शनासा मोइन शादाब साहब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सबसे पहले हिलाल सियोहारवी की इब्तदाई जिंदगी, खानदानी पस मंजर, तालीम और तरबियत और अदबी सफर के बारे में हमारे नाजरीन और सामीन को बताइए। हिलाल सिवहारवी का ताल्लुक देखिए उस सरजमीन से है जिसको सिवहारा कहा जाता है, जहाँ मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी जैसी बरगुजीदा शख्सियत ने जन्म लिया। और भी कई हवालों से ज्ञानचंद जैन साहब का ताल्लुक उसी बस्ती से है। और एक तवील फहरिस्त है, अगर हम जिक्र करने पर आए तो इससे अंदाजा होता है उस तारीखी बस्ती का जहाँ मोहतरम हिलाल सिवहारवी साहब ने काजी हबीबुर रहमान साहब की शक्ल में जन्म लिया। जहां तक उनकी इब्तदाई तालीम का ताल्लुक है, उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था कि जो इल्मी और अदबी एतबार से एक बड़ा नामवर घराना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नामुसाइद हालात के बावजूद भी उनके आबा व अजदाद ने और उनके पूरे घराने ने जो इल्मी सिलसिला है उसको कभी जुदा नहीं होने दिया। चाहे वो मफलूकुल हाली रही हो, तंगदस्ती रही हो, मुफलिसी रही हो, या मुल्क के हालात रहे हों या समाजी सिलसिले रहे हों, लेकिन कभी भी इल्म और अदब का दामन उनके खानवादे ने नहीं छोड़ा। ये उनके खानवादे का ताल्लुक है। और तालीमी सिलसिला ये है कि उनके यहाँ सब पढ़े लिखे लोग थे। उनके दादा उस्ताद थे, शायर भी थे, उनके ताया उस्ताद थे, शायर भी थे वो। और उनके ताया के बारे में तो मशहूर है कि शायद ही सिवहारा का कोई ग्रेजुएट या आला तालीम याफ्ता शख्स ऐसा हो जिसने उनसे तालीम हासिल ना की। उनके ताया का जिक्र मिलता है। तो ऐसे बड़े इल्मी और अदबी खानवादी से उनका ताल्लुक था। लेकिन वही तालीम थी उनके यहाँ जो उस वक्त की रवायती तालीम थी, अरबी, फारसी और उस जमाने के उलूम जो है उनमें उनको दस्तरत हासिल थी। जो उस जमाने के उलूम पढ़ाए जा रहे थे, रियाजी हो या समाजियात हो या मुआशियात हो उस जमाने में, लेकिन मॉडर्न तालीम का उस जमाने में बहुत ज्यादा दखल नहीं था। तो ये उनका सिलसिला था। उनके ताया का मदरसा था जिसमें खुद हिलाल साहब को भी दाखिल कराया गया। लेकिन हिलाल साहब का मामला ये रहा कि उनकी तबीयत कोई बागियाना थी। और ये बताते हैं और लिखा भी है, गालिबन उन्होंने खुद भी लिखा है अपनी किताब में, कि वो तीसरी जमात से उन्होंने मदरसा जाना छोड़ दिया था। और फिर बस वो इधर उधर घूमने लगे। जहन उनका अदबी था और बड़े ज़हीन थे, बड़ी उनके अंदर सलाहियतें थी। तो उन्होंने इस मदरसे जाना छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ जो अक्सर कस्बाती ज़िंदगी होती है कि वहाँ होटलों पर बैठना, चौपालों में बैठना, अफवाहों का गश्त करना, एक दूसरे के बारे में नुक्ताचीनी करना, ये माहौल था। तो उसमें उनकी दिलचस्पी पैदा होने लगी और वहीं से उन्होंने हिज्ब निगारी शुरू की, क्योंकि खुदादाद सलाहियत थी उनके अंदर। क्योंकि बात हम तालीमी सिलसिले पर कर रहे हैं। बाद में जब उन्होंने सिवहारा का बहुत बड़ा मशहूर शुगर मिल है उसमें उन्हें काम करने का मौका मिला, तो शायद उस वक्त या उससे पहले उन्होंने अपनी तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जामिया उर्दू के जो कोर्सेज होते हैं उसमें वो इम्तहानात पास किए। अदीब माहिर, अदीब कामिल वगैरह जो होते हैं, अदीब माहिर लिखा हुआ मिलता है उनके ताल्लुक से।
تو جب انہوں نے یہ جامعہ اردو کے کورس میں داخلہ لیا, اس کے امتحانات میں وہ بیٹھے, تو انہیں میر و غالب, انیس, دبیر, اقبال اور ایسے دیگر شعراء کو پڑھنے کا موقع ملا. اور پھر انہوں نے خود اپنی ذاتی کوششوں سے اور کتابیں پڑھ پڑھ کر اردو, فارسی, ہندی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا. تو یہ ان کا تعلیمی سلسلہ ہے. پھر انہوں نے آخر وقت تک اسی فیکٹری میں ملازمت کی. پہلے فٹر تھے, بعد میں کسی اور عہدے پر ان کی ترقی کر دی گئی تھی, اور پھر پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. تو یہ ان کا ابتدائی طور پر تعلیمی سلسلہ ہے. جی, ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیمی سلسلہ آپ نے بیان کیا اور بتایا کہ مدرسہ چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ سے ان میں تعلیم کی دلچسپی جاگی اور باقاعدہ انہوں نے ایک ان کا رجحان پیدا ہوا. اب یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ماہر کیا اور وہاں پر ان کو میر و غالب وغیرہ کو پڑھنے کا موقع ملا, تو ایسا بھی سمجھا جا سکتا ہے وہیں سے یہ ان کے اندر پیدا ہوا ہو. لیکن آپ بتائیں کہ ان کے اندر شعر و ادب کا ذوق کس طرح آگے پروان چڑھا؟ جی بالکل, میں نے جس طرح عرض کیا کہ ان کے خانوادے میں تو ان کے دادا بھی شاعر تھے, ان کے تائب, ان کے والد محترم بھی شاعر تھے, میں یہ بتانا بھول گیا تھا. لیکن یہ لوگ, عمران صاحب, ایسے شعراء تھے کہ جو نام و نمود میں یا شعر سنانے میں یا شعر چھپوانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے. صرف شاعری کرتے تھے اور اپنی بیاضوں میں وہ محفوظ کر لیتے ہوں گے. یعنی کوئی باہر, گھر کے باہر ان کی شاعری نہیں جاتی تھی. اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس تک ہی ان کی شاعری محدود تھی, کیونکہ ان کا ایسی کوئی ایمبیشن نہیں تھی, کوئی ایسی خواہش نہیں تھی. تو یہ فطری جراثیم غالباً ہلال صاحب کے اندر رہے ہوں گے, اور ہلال صاحب خدا داد صلاحیت رکھتے ہیں شاعری کی. اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ جب وہاں بیٹھنے لگے قصباتی زندگی میں, تو وہاں مقامی طور پر لوگوں کی, نیتاؤں کی, سماجی لوگوں کی جو شاعری میں وہ نکتہ چینیاں کرنے لگے, طنز کرنے لگے, تو یہ ان کا شاعری کا نقش اول تھا. لیکن بعد میں وہ تائب ہو گئے تھے ان چیزوں سے کہ وہ اس طرح کی ہجو گوئی کریں, کسی کی حجو لکھیں, تو اس سے انہوں نے توبہ کر لی اور پھر وہ اس کا ذکر بھی پسند نہیں کیا. ایک صاحب نے سوارا کے یہ انہوں نے لکھا بھی تھا کہ اگر ان کو تسلیم کر لیا گیا زمانے میں تو وہ ان کی وہ شاعری بھی لکھیں گے جو انہوں نے ابتدائی زمانے میں کی تھی. لیکن ہلال صاحب نے کہیں پسند نہیں کیا کہ وہ شاعری جس سے انہوں نے آغاز کیا تھا, جس میں بے تحاشا طنز تھا اور اس میں میرے خیال سے معیوب زبان بھی رہی ہوگی, تو اس کو اس چیپٹر کو انہوں نے الگ کر دیا. اب آپ نے کہا کہ جب ادیب ماہر کا امتحان انہوں نے دیا اور میر غالب, دبیر, انیس, اقبال اور فیض اس زمانے کے شاعروں کو پڑھا, تو ان کے اندر ایک وسعت پیدا ہوئی شاعری کے لیے. لیکن چونکہ طنز ان کی زندگی میں شامل تھا, مزاح ان کی زندگی میں شامل تھا, ان کی گفتگو بھی بہت دلچسپ ہوتی تھی, تو انہوں نے اپنے لیے یہ طنز و مزاح کا میدان مختص کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر غزلیں بھی گئی, اور ان کی شاعری کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک سنجیدہ شاعری, ایک مزاحیہ شاعری. اور مزاحیہ شاعری میں ہم طنز کو شامل کر سکتے ہیں کہ طنزیہ شاعری یا سماجی مسائل کو انہوں نے بیان کیا. لیکن جو ان کی عشقیہ شاعری ہے, جو غزل تھی اس زمانے کی, جس کو روایتی غزل کہا جاتا ہے, اس میں انہوں نے خوب طبع آزمائی کی. ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے فریب نظر, تو اس میں بہت سی غزلیں شامل ہیں جو ہلال صاحب نے کہی تھی, فتات بھی انہوں نے کہے, سنجیدہ نظمیں بھی کہیں. لیکن بعد میں پھر وہ طنز و مزاح کی طرف آ گئے, تو یہاں سے ان کو شعری شوق پیدا ہوا, شعری شعور پیدا ہوا. شعری شعور ان کے اندر پیدا ہو گیا, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہلال سیوہاروی کی سب سے نمایاں شناخت بھی طنز و مزاح ہے, تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ان کے طنز و مزاح پر مزید روشنی ڈالیں. دیکھیے ان کے طنز و مزاح کی خوبی ہے کہ اس زمانے میں بہت سے شعراء تھے جن کو پڑھ بھی رہے تھے یا جو مشاعروں میں آ رہے تھے اس زمانے میں, جو ان سے سینئر تھے. لوگوں نے تو ان کا نام بڑے شعراء کی فہرست میں شامل کیا ہے کہ جو اکبر الہ آبادی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رضا نقوی واحد تک پہنچتا ہے, اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والے شعراء میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. ان کی شاعری کی دیکھیے سب سے بڑی خوبی یہ تھی, ان کو کچھ لوگوں نے مزدوروں کا شاعر لکھا ہے, اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے چاروں شعری مجموعے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, فریب نظر, فریب سحر, انگوٹھا چھاپ, اگر برا نہ لگے, یہ چار شعری مجموعے ان کے شائع ہوئے ان کی زندگی میں, اور چاروں کا
इंतसाब उन्होंने मजदूरों के नाम, मेहनत कशों के नाम और पसमानदा तबकात के नाम लिखा है। तो उनकी जो शायरी का बुनियादी मरकज है वो मजदूर है, वो लोग हैं जो मजदूर से बराह रास्त जुड़े होते हैं, चाहे वो कारखाने हों, मजदूर लीडर हों या हमारी सरकारें हों। तो ये उनकी शायरी का खास पहलू है, यानी उनको कुछ लोगों ने मजदूरों का शायर भी लिखा है उस जमाने में, कि उन्होंने मजदूरों की बात की है। तो जब मजदूरों के मसाइल उन्होंने बयान की तो उसमें तंज की लय थी, लेकिन उस तंज को उन्होंने थोड़ा सा हमवार करने के लिए, उसमें तवाजुन पैदा करने के लिए एक मज़ाह की चाशनी पैदा कर दी थी, और यहीं से वो तंज़ो मज़ाह के शायर बन जाते हैं। वरना बुनियादी तौर पर उनका काम जो है वो नश्तर लगाना था, जो हमारे समाज के जख्म है, उसका फासिद मादा है, उसको निकालना था, उसकी सर्जरी करनी थी, ये उनका बुनियादी काम था। लेकिन उन्होंने मज़ाहिया पहलू शामिल किया ताकि लोग उनकी शायरी सुन सकें और समझ सकें और उसको एक्सेप्ट किया जा सके, क्योंकि खाली तंजिया शायरी लोगों को नागवार भी लगती है। अगर तलखी के साथ थोड़ा शीरीनी शामिल हो जाती है तो लोग उसको गवारा कर लेते हैं और फिर इंसान हंसते हंसते बहुत कुछ कह जाता है। तो ये उनकी शायरी का बुनियादी वस्फ था। और मजदूरों के अलावा और भी जो मसाइल हो सकते हैं, जो पसमानदा तबकात हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं, खासतौर पर लीडरों को बड़ा तंज मिलता है उनके यहाँ। और ये लीडरों पर तंज उनको अपनी फैक्ट्री से ही मिलता है कि किस तरह से मजदूर और फैक्ट्री मालिकान के दरमियान जो कुछ कायद होते हैं, लीडर होते हैं जो क़यादत करते हैं मजदूरों की, वो किस तरह से बीच में गड़बड़ियां पैदा करते हैं। और उधर मजदूरों की बात करते हैं लेकिन उधर मालिकान से मिल जाते हैं। तो उन्होंने कभी बराह रास्त सरमायादारों की मुखालफत तो की, लेकिन उसमें कसूरवार दरमियान के लोगों को ज्यादा ठहराया, जिसमें हमारे रहनुमा शामिल होते हैं, और यही पस मंजर फिर मुल्क की सतह पर वो उसको अप्लाई कर देते हैं, उसको नाफिज कर देते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने मजदूरों के जो है जज्बात की अक्कासी सबसे ज्यादा की, और आपने ये भी बताया कि उनके चारों शेरी मजमूए जो है किसी ना किसी तरह से मजदूरों के नाम वक्फ हैं और उनकी ही तर्जुमानी करते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि जरूर उन्होंने या तो मजदूरों की जिंदगी या मेहनत कशों को या फिर इस तरह के जो भी वो तंजो मिजाज जिसको भी वो मौजू बनाते हैं, तो जरूर अपने उनको सबको अपने हालात में करीब से देखा होगा। तो अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उनकी जिंदगी या अदबी सफर से कोई ऐसा दिलचस्प या यादगार वाकया बयान कीजिए जिससे उनकी शख्सियत, मिजाज और तंजो फिक्र को समझने में मदद मिले। देखिए, उनकी दिलचस्पी के सिलसिले तो बचपन से शुरू हो जाते हैं, जब उनकी तबीयत में बगावत थी और वो तालीम से राह फरार इख्तियार की उन्होंने। उसके बाद जो उनके यहाँ ज़राफ़त थी, जो तंज था, उसको उन्होंने अपने मकामी तौर पर, मकामी लबो लहजे में उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद किस तरह से उन्होंने तालीमी मराहिल को आगे बढ़ाया, और एक तीसरी जमात से सीधे जो अदीब माहिर, जिसको गालिबन इंटर के मसावी तस्लीम किया जा सकता है, वहां तक एक जस्त लगाई, और उस जस्त में जो भी एक खला हो सकता था उसको उन्होंने पुर किया अदबी हवालों से। बाकी जबानें भी सीखी जो आज के ज़माने की ज़रूरत थी। तो ये उनकी ज़िंदगी के बड़े अहम पहलू हैं कि वो उस खला को पूरा कर लेते हैं अपनी जहानतों से, अपनी सलाहियतों से, या अपनी मेहनतों से, या वो समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। और यही चीज़ उनको एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर भी बना देती है। बेहद दिलचस्प इंसान थे, लतीफ़े बहुत सुनाते थे। एक उनकी खूबी ये थी कि जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो अमूमन क्या होता कि शोरा अपने शेर सुनाते हैं, लेकिन हिलाल सिवारवी हमेशा या तो कोई नया लतीफ़ा सुनाते थे जो मुशायरों से लेकर आते थे, या फिर वो कहते थे कि भाई फला शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, फला नौजवान ने अच्छा शेर कहा है। तो वो दूसरों के शेर बहुत सुनाया करते थे, और उनका जो शेरी इंतखाब था वो बड़ा मार्के का था, यानी वो ऐसे ऐसे शेर सुना देते थे। और एक बात ये भी है कि उनका उनका हावजा बहुत कवी था, यानी वो जो एक बार याद कर लेते थे वो हमेशा के लिए याद हो जाता था। तो उनका हाफजे का कमाल था कि उनको जो भी शेर हिंदुस्तान के किसी कोने में, दुनिया के किसी गोशे में मिलता था, पूरी दुनिया का उन्होंने सफर किया, तो उसको अपने जहन में रखते थे और फिर नए लोगों को सुनाया करते थे। मेरे भी बहुत से वाकयात हैं कि जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो सिवारा से मुरादाबाद अप डाउन करता था, तो अक्सर उनसे स्टेशन पर मुलाकात होती थी, तो घंटों उनके साथ हम बैठे रहा करते थे चाय खाने में, और वो दूसरों के शेर सुनाया करते थे। मसलन मुझे याद है आज भी, उन्होंने एक शेर सुनाया था मुझे कि छोटे तेरी शोहरत को ये हवा देंगे
छोटे लोगों को ध्यान में रखना। अब कितना बड़ा शेर है यहाँ। अब यहाँ छोटे लोगों से मुराद सिर्फ उनको कमतर करना नहीं है, बल्कि ये है कि जो आपके अजीज हैं, जो आपके छोटे हैं, जो आपसे इल्म में कम हैं, या जो हकदार हैं आपकी तवज्जो के, उनको तवज्जो दीजिए। अगर आपको अपनी अना दिखानी है, अपना इल्म दिखाना है, तो अपने से बड़े लोगों को दिखाइए। तो ये उनके शेरों का इंतखाब इस तरह का हुआ करता था। तो और भी बहुत से शेर थे, लेकिन वो मौका नहीं कि मैं सुनाऊं, तो वो इस तरह के बहुत से अशार हमको सुनाया करते थे। ये उनकी खूबी थी। जी, हिलाल सियोहारवी ने सियासत, मुआशरत और रोजमर्रा जिंदगी को अपनी शायरी का मौजू बनाया। उनकी ये मुशाहिदाती और हालात हाजरा से जुड़ी शायरी उन्हें दूसरे तंजिया व मज़ाहिया शोरा से किस तरह मुनफरिद बनाती है? देखिए, उनका जो सबसे बड़ा इनफराद ये है कि उन्होंने जो मकामी मौज़ूआत हैं या मकामी बोलियां हैं, उसका बड़ा इस्तेमाल अपने यहाँ किया है। और दूसरी बात यह है कि वो छोटी छोटी चीजें, जैसे मच्छर है, गधा है, इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं, वो इनसे इनसे सहारा लेते हुए, इनको अलामात बनाते हुए, इनके खुसूसियात बयान करते हुए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जो छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जिनको समाज नजरअंदाज करता है, तो इनका उन्होंने उनके यहाँ ये खास खूबी मिलती है कि ऐसे बड़े फैशन ज़दा मौज़ूआत का उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेखबर थे हालात हाजरा से, बल्कि हर चीज पर उनकी नजर थी। तो उनके जो मौज़ूआत हैं, उनके बड़े आसपास के हैं। कुत्तों की कॉन्फ्रेंस है, उसे अलामत बनाकर और उनकी खूबियां बयान करके कुत्तों की, वो किस तरह से इंसानों को तहरीक दिलाते हैं। मच्छरों की बात करते हैं, उनकी खुसूसियात बयान करते हैं। तो ये उनकी खूबी थी। गधे गधे का बड़ा जिक्र मिलता है उनके यहाँ। आपने भी इब्तदा में उनका कथा सुनाया था, तो गधे पर उनके यहाँ बहुत चीजें मिलती हैं। तो ये उनके जो मौज़ूआत थे, ये उनको जरा सा मुख्तलिफ करते हैं। दूसरे जो सियासतदानों पर तंज होता है, उनके यहाँ बड़ा बलीग तंज होता था। यानी उन्होंने बहुत सी नज़में कहीं, किस तरह से अनपढ़ और गंवार लोग पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं या असेंबली पहुंच जाते हैं, फिर उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है, उसका जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने एमरजेंसी का जिक्र भी किया है, और भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है। जिस तरह हमदर्द दवाखाने का उन्होंने इस्तेमाल का जिक्र किया है कि एक शागिर्द उनको हमदर्द दवाखाने ले जाता है, और वो उस्ताद कहते हैं कि यार मुझे खाने ले जाना था। तो वो पूरी चीज़ों का जिक्र करते हैं जो दवाएं हैं हमदर्द की, और उसकी खुसूसियात भी बयान करते चले जाते हैं। तो ये उनका फन था जो उनको दूसरे शोरा से जरा सा मुख्तलिफ करता है। तंज उनके यहाँ जरा ज्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं था, मज़ा की चाशनी भी उनके यहाँ भरपूर थी। तो एक तरह से उन्होंने कुल मिलाकर उनकी शायरी का अगर मवाजना करें, तो सियासत जो घर से शुरू होती है, जो हमारे जहाँ हम मुलाजमत करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जो कारखाने, और वहां से लेके पार्लियामेंट तक पहुंचती है, तो उस सियासी शऊर उनके यहाँ बहुत है। यानी गली कूचों की सियासत से लेकर बड़े बड़े ऐवानों की सियासत तक, बल्कि गैर मुल्की सियासत तक का जो सियासी शऊर था उनके यहाँ मिलता है, और वो उस शऊर को अपने अदबी और शेरी शऊर से हम आहंग कर देते हैं। ये उनकी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खूबी है। वो मरहला जिसका नाजरीन और सामईन को हमेशा इंतजार रहता है। आपसे गुजारिश है कि हिलाल सियोहारवी के चंद मुंतखब अशआर अपने खूबसूरत अंदाज में सुनाइए और इस नशिस्त को यादगार बना दीजिए। मैं कुछ पहले मैंने जिक्र किया था कि गजलें भी उन्होंने कही, तो पहले 3 शेर मैं उनकी गजल के सुना देता हूँ। तो वो कहते हैं कि बहके कदम तो सब ने मुझे रिंद कह दिया। हिलाल साहब को बहुत से लोग इस हवाले से नहीं जानते कि उन्होंने इब्तदाई जमाने में गजलें भी कही, और रिवायती अंदाज की क्लासी की गजलें कही। बहके कदम तो सब ने मुझे रिंद कह दिया, मुझ पर तेरी निगाह से इल्जाम आ गया। अब यहाँ देखिए, वो जो नजरों को और आंखों को मैखाना कहा जाता है, उसको कितना सलीके से बयान कर रहे हैं। यानी बराह रास्त नहीं कह रहे हैं सिर्फ ये कहकर के तेरी नजर की वजह से मुझ पर इल्जाम आ गया। वो ये नहीं कह रहे मैंने तुझे देखा है या तेरी नजर मुझ पर पड़ी है। तो क्या क्या दिलचस्प शेर है। बहके कदम तो सब ने मुझे रिंद कह दिया, मुझ पर तेरी निगाह से इल्जाम आ गया। मेरी आंखों का ये आलम है जैसे मेरी आंखों का ये आलम है जैसे घटा उठे मगर खुलकर न बरसे। इंसानी कैफियत है कि इंसान के अंदर एक दर्द होता है, गम होता है, रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है। उस कैफियत को वो इस गजल के शेर में बयान करते हैं। मेरी आंखों का ये आलम है जैसे घटा उठे मगर खुलकर न बरसे,
یہ بھی بڑا اچھا شعر ہے. تیری آواز کھو نہ جائے کہیں, تیری آواز کھو نہ جائے کہیں, آندھیوں میں مجھے صدا مت دے, آندھیوں میں مجھے صدا مت دے. بہت اچھا شعر ہے. اب دیکھیے وہ اپنے طنز و مزاح کی خوبی بیان کر رہے ہیں اور کس طرح سے سامعین کی جو خوبی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. میں اپنے غم کو تبسم میں ڈھالتا ہوں اگر, انہیں یہ غم ہے کہ کیوں مسکرا رہا ہے کوئی. کیا طنز ہے لطیف. میں اپنے غم کو تبسم میں ڈھالتا ہوں اگر, انہیں یہ غم ہے کہ کیوں مسکرا رہا ہے کوئی, کسے خبر کہ یہ انداز رازداری ہے کہ ہنس کے شدت غم کو چھپا رہا ہے کوئی. اس موضوع پر بہت سے اشعار ہیں کہ صاحب اپنا ہنستا ہے انسان تو غم چھپاتا ہے. تو یہ ہلال صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہنس کے شدت غم کو چھپا رہا ہے کوئی. مچھروں والی نظم ان کی بڑی مشہور ہے, بڑی دلچسپ بھی ہے. اس کے ایک دو بند سناتا ہوں. بڑے دلچسپ ہے کہ میرے کمرے میں اگر کوئی سجاوٹ بھی نہیں, گندگی بکھری ہو اتنی تو گراوٹ بھی نہیں, پکے راگوں سے مجھے کوئی لگاوٹ بھی نہیں, بھیروی آنکھیں میرے کان پہ گاتے کیوں ہو, یہ تو بتلاؤ کہ تم رات میں آتے کیوں ہو. اب دیکھیے وہ چیلنج کر رہے ہیں مچھر کو, کسی حلوائی کی بھٹی پہ بھی جا کر دیکھو, اپنا یہ راگ وہاں بھی تو سنا کر دیکھو, سورما ہو تو کبھی دن میں بھی آ کر دیکھو, تم اندھیرے میں صدا تیر چلاتے کیوں ہو, یہ تو بتلاؤ کہ تم رات میں آتے کیوں. تو اس طرح کی نظمیں. کتوں کی کانفرنس بھی ان کی بڑی مشہور نظم ہوئی, مشاعروں میں بہت سنی جاتی تھی, جہاں وہ کتوں سے سبق حاصل کرنے کی بات انسان سے کر رہے ہیں. ایک خبر کو موضوع بنا کر ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ کسی کے یہاں 7 بچوں نے جنم لیا تھا. وہ خبر انہوں نے اخبار میں پڑھی, پھر انہوں نے ایک نظم کہی تھی. ایک دن اخبار میں کچھ یوں خبر تھی بیش و کم, ایک گھر میں ایک ہی دن 7 بچوں کا جنم, اس عجوبے پر ہزاروں تبصرے ہونے لگے, جتنے غیرت دار کتے تھے وہ سب رونے لگے. شدت غم سے ہر ایک کتے کو تب چڑھنے لگا, بولے اب انسان ہماری ہمسری کرنے لگا. ایک کتا تو یہاں تک کہہ گیا جذبات میں, کیا حماقت کی ہے اس نے آج کے حالات میں, جبکہ ساری قوم کے آگے ہے روٹی کا سوال, آج ہی کے دور میں اس کو دکھانا تھا کمال, اس کو لینا تھا جو ہم کتوں کی صحبت کا اثر. دیکھیے کیا خوبصورت طنز ہو رہا ہے, اور نصیحت بھی ہے. اس کو لینا تھا جو ہم کتوں کی صحبت کا اثر, اور بھی کچھ خوبیاں تھی ان پہ کرنی تھی نظر. پھر وہ جو کتوں کی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں. ایک دو نظموں کے شعر میں ان کے اور سنا دیتا ہوں جو ان کی مشہور نظمیں ہیں, کیونکہ نظموں کا سنانا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے. انگوٹھا چھاپ لیڈر, اس پر ان کی بڑی دلچسپ نظم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ان پڑھ دیہاتی جب ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا اور پہلی بار وہ ایوان گیا تو وہ اپنی بیوی سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے. تو یہ وہ زبان ہے جو جس کا میں نے ذکر کیا تھا, جو انہیں دوسرے شعراء سے ذرا مختلف کرتی ہے. کہتے ہیں کہ کس طرف ہے دھیان جلدی کر ذرا کلو کی ماں. اب یہ کلو کی ماں پورا منظر نہ بیان ہو گیا, کہاں سے آیا, کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. کس طرف ہے دھیان جلدی کر ذرا کلو کی ماں, کون سے دھندے میں ہے تو چیختا ہوں میں یہاں, وقت کم ہے میرے سینے سے نکلتا ہے دھواں, لا میرا بیڑی کا بنڈل اور ماچس ہے کہاں. یار خوبصورت مصرع ہے. لا میرا بیڑی کا بنڈل اور ماچس ہے کہاں, کچھ نہ کچھ تو ساتھ بھی ہو راستے کے واسطے, گیر دے 2-4 پھلکے ناشتے کے واسطے. ابھی دیکھیے گیر دے جو آپ نے سوال کیا تھا, تو یہ زبان ہے ایک علاقائی اور جو پوری مغربی اتر پردیش میں بولی جاتی ہے. کچھ نہ کچھ تو ساتھ بھی ہو راستے کے واسطے, گیر دے 2-4 پھلکے ناشتے کے واسطے, اوڑھنے کے واسطے لا دے ذرا اپنی ہی شال, ایک گاندھی کیپ ٹوپی کا بھی رکھنا ہے خیال. اب یہ گاندھی کیپ ٹوپی جو لوگ غلط العوام جس کو کہا جاتا ہے, کہ عوام غلط بولتے ہیں کہ جب کیپ آ گیا تو ٹوپی کی کیا ضرورت ہے. تو یہ کتنا اچھا طنز ہے کہ آج کے نیتاؤں کا کیا حال ہے کہ وہ زبان ان کی کس حد تک پہنچ گئی ہے. اوڑھنے کے واسطے لا دے ذرا اپنی ہی شال, ایک گاندھی کیپ ٹوپی کا بھی رکھنا ہے خیال, لا وہ میرے بیاہ کی اچکن ذرا جلدی نکال, لا میری جوتی بھی لایا تھا جو میں پچھلے سال, جب مجھے دلی ہی جانا ہے تو جاؤں ٹھاڑ سے, کام کر بس مان جا جلدی سے اٹھ جا کھاٹ سے. یہ کچھ بند تھے نظم کے. یہ اس طرح کی جو ان کی زبان تھی جو انہیں مختلف کرتی تھی دوسرے شعراء سے. اور ایک قطع اور سن لیجئے صاحب, جب راکیش شرما روسی خلا بازوں کے ساتھ چاند پر گئے تھے
تو इंदिरा गांधी ने बात की थी राकेश शर्मा से, तो उस बातचीत को बहुत से लोगों ने पेश किया, बड़ी तारीफें भी हुई, लेकिन क्या लतीफ तंज है इमरान साहब, देखिएगा कितना खूबसूरत तंज। क्या कहते फरमाते हैं हिलाल साहब के, कोई समझा ही नहीं इस खूबसूरत तंज को, कोई समझा ही नहीं इस खूबसूरत तंज को, मुझको तो राकेश शर्मा का बयां अच्छा लगा, मुझको तो राकेश शर्मा का बयां अच्छा लगा, उनसे जब पूछा गया कैसा लगा हिंदोस्तां, हंस के बोला दूर से हिंदोस्तां अच्छा लगा। तो ये दूर से हिंदोस्तां अच्छा लगा, ये जो उनका हिलाल साहब की खूबी थी, ये इस नज्म में आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये इस तरह के उनके बहुत से अशार हैं, और जूतों पर उनकी बड़ी नज़में हैं, जूता किस तरह चलता है और जूतों की कॉन्फ्रेंस, वो सब उन्होंने नज़में कही हैं। एक कथा में पढ़ देता हूँ। जूतों पर पार्लियामेंट में जब किसी ने जूता फेंक कर मारा था, तो उनकी रगे ज़राफ़त फड़की और उन्होंने कथा कहा, कैसे मुमकिन है कि दुनिया में कोई, कैसे मुमकिन है कि दुनिया में कोई भी इंसान, कैसे मुमकिन है कि दुनिया में कोई भी इंसान बल पे तकदीर के तकदीर से लड़ सकता है, जिसकी ईजाद थी पैरों की हिफाजत के लिए, क्या खबर थी वो कभी सर पे भी पड़ सकता है। बहुत और शानदार। फिर जूतों पर टैक्स हटाया गया, तो उन्होंने पूरी नज्म भी लिखी थी, ये नज्म भी उनकी बड़ी मशहूर हुई थी। तो ऐसी बहुत सी नज्में उनकी हैं। जब हम मजदूरों की बात करते हैं, तो उन्होंने विश्वकर्मा, जिस पर पूजा की जाती है मशीनों की, उस पर भी उन्होंने नज्में कही। तो ये सब चीजें उनके यहाँ मिलती हैं। तो एक और कथा सुन लीजिए आखिर में, तेरे होठों पे सदाकत की ये बातें कैसी। आज के शोरा भी इस मौजू को इस्तेमाल करते हैं बहुत से अपने अंदाज से। तेरे होठों पे सदाकत की ये बातें कैसी, ये हकीकत के इवज ख्वाबो फसाना तो नहीं, कौम के दर्द में डूबी हुई तेरी आवाज, यार नजदीक इलेक्शन का जमाना तो नहीं। बहुत शानदार। तो ये हिलाल सवारी साहब थे हमारे जी। तो इस तरह जी, और बहुत सी चीजें हैं जो नज़में बहुत ज्यादा सुनाई भी नहीं जा सकती। तो हिलाल सवारी साहब इस तरह अ, अपने आप को मुमताज करते रहे। आपने हिलाल सिवाहारवी की शायरी के तंजो मिजाज को बहुत खूबसूरती से नुमाया किया। एक एक एहसास है जिसके बगैर ये नशिस्त मुझे मुकम्मल मालूम नहीं होती, वो है कौमी जज्बा और समाजी इंसाफ का एहसास। इस पर भी जरा रोशनी डालें। समाजी इंसाफ का एहसास तो बहुत है उनके यहाँ। समाजी इंसाफ तो जब हमने बात शुरू की थी कि वहीं से, जब जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, वहां जो मजदूरों की उन्होंने हालत देखी, वहां से उन्होंने मजदूरों की आवाज उठाई। और उन्होंने न सिर्फ ये कि एक तरफा होकर आवाज उठाई, बल्कि उसके दरमियान जिस तरह से यूनियनों का जमाना था, यूनियन के लीडर हुआ करते थे, तो वो जिस तरह से कुछ गलत फहमियां पैदा करते थे और गलत बयानियों से काम लेते थे कि मालिकों के साथ उनका रवैया कुछ और था और मजदूरों के साथ उनका सलूक कुछ और था, तो वहां से ही वो आगाज कर देते हैं। यानी वो बिल्कुल अपने अपने इब्तदाई जमाने से ही उन्होंने उस समाजी इंसाफ की बात की थी। और दूसरी बात यह है कि उनके बारे में, उनके जो लेबर वेलफेयर के अफसर थे वहाँ उस फैक्ट्री में जिसमें वो काम करते थे, उन्होंने उनकी उनकी किताबों में बहुत से मजामीन लिखे हैं। उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प जुमला लिखा है हिलाल सेवारी के बारे में, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जिससे उनका अंदाजा हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि हिलाल साहब ने दूसरों की तकलीफ को अपने पैर की बुआई के फट्टे से महसूस किया। जब हम समाजी इंसाफ की बात करते हैं, तो वो उन्होंने अपनी तकलीफ को पहले महसूस किया और उसके बाद जो है उन्होंने दूसरों की तकलीफ का, उस तकलीफ से, अपनी तकलीफ से दूसरों का एहसास किया। और ये लिखा था डीएन पंत साहब ने, जो उस जमाने में जब वो वहां पर मिल में काम करते थे, तो लेबर वेलफेयर अफसर थे डीएन पंत साहब। तो क्या मजे का जुमला लिखा है कि पराई पीर को अपने पैर की फटी हुई बुआई से उन्होंने महसूस किया। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि समाजी इंसाफ की बात जिसकी वो कर रहे थे, वो अपने आसपास से शुरू करते हैं। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट पे तो नज़में कहीं, आलमी मसाइल पर नज़में कहीं, और हमेशा दबे कुचले समाज की बात वो करते रहे। कौमी जज्बा पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ, कौमी उनकी बहुत सी नज़में हैं जिन्होंने वतन की मोहब्बत, वतन की शान में गीत कहे हैं, वतन की बात की है, यहाँ की फ़िरक़े वाराना हम आहंगी की बात की है, उन्होंने उसका बड़ा जिक्र किया है। उनकी बड़ी बड़ी तवील नज़में हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो उनका कौमी जज्बा तो बुनियादी तौर पर शामिल होता था। जिस तरह से अगर हम फ़िरक़े वाराना
रवादारी की बात करें तो विश्वकर्मा पर से सवाल करते हैं वो, मजदूरों के हक में। और इसी तरह उन्होंने यौम आज़ादी पर नज़में कही। उन्होंने जो हिंदू त्योहार है मजहबी, उन पर नज़में कही। तो जब हम किसी मजहब की रवादारी की बात करते हैं या किसी मजहब को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी एक कौमी जज्बा होता है। इससे कौमें बनती हैं, इससे मुल्क बनते हैं। तो उनकी बेतहाशा नज़में हैं जो उन्होंने कही हैं, चाहे जन्माष्टमी पे नज़में कही हों या और बहुत से जो हमारे त्योहार हैं उस पर भी उन्होंने बड़ी संजीदा नज़में कही हैं। जी, बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने जिस खूबसूरती, शगुफ्तगी और फिक्री गहराई के साथ हिलाल सियोहारवी की शख्सियत, उनके अदबी सफर, शेरी फिक्र और फनी इम्तियाजात पर रोशनी डाली, यकीनन नाजरीन और सामीन ने इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। नाजरीन और सामीन, अगर आपको अदबनामा की ये नशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई अदबी पेशकश आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगली नशिश में हम उर्दू अदब के एक और मुमताज शायर के फन, फिक्र और अदबी खिदमात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।